हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अर्धचालक चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी को कठिन लगता है, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को पीएन संधि डायपोल अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाया था और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएन संधि डायपोल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर से आप सभी लोगों को इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और अगर देख लिया है तो देखिए भी कितना आसान मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएन संधि डायपोल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमको पीएन संधि डायपोल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की हमको संरचना समझनी पड़ेगी। ठीक, तो क्या करते हैं, हम एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर आप ऊंचाई भी ले सकते हो या अपचाई ले सकते हो। ठीक है, हाई वोल्टेज आपको अगर प्राप्त करना है तो ऊंचाई लीजिए, और अगर निम्न वोल्टेज की आपको आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हो, अपचाई ट्रांसफार्मर ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर लेंगे और ट्रांसफार्मर की हम एक प्राथमिक कुंडली बनाएंगे। यहाँ पर प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली हो गई और ये प्राथमिक कुंडली के हो गए सिरे। ठीक है, जब यहाँ पर आपके सामने बनाएंगे ना तो आपको संरचना ऐसे याद हो जाएगी। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और ये कुंडली के हो गए सिरे। प्राथमिक कुंडली को हम पी से व्यक्त करेंगे, पी फॉर प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब हम कहेंगे ट्रांसफार्मर की ऊंचाई, ट्रांसफार्मर की या अपचाई ट्रांसफार्मर की, आप कुछ भी बोल सकते हो। चलिए हम यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेकर आपको बता रहे हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के बीच हम क्या करते हैं, ये आपका सिरा प्राथमिक कुंडली का P1 है और ये आपका P2 है। दोनों सिरों के बीच हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, अर्थात इनपुट वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक द्वितीयक कुंडली आपकी होती है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्लियर, इतनी बात समझ में है कि नहीं। यही ये आपकी द्वितीयक मैंने कुंडली आप सभी के समक्ष बना दी। ये द्वितीयक कुंडली का पहला सिरा है जिसको हम ए नाम देते हैं। ठीक है, और चूंकि ये द्वितीयक कुंडली इसलिए इसको एस नाम देते हैं। तो द्वितीयक कुंडली एस का जो ये सिरा है इसको हम S1 नाम दे देते हैं, और ये द्वितीयक कुंडली का दूसरा सिरा, यहाँ पर इस बिंदु को बी नाम दे देंगे। चूंकि द्वितीयक कुंडली है इसका दूसरा सिरा तो इसको S2 नाम दे देंगे। अब जो पीएन संधि डायपोल है, बहुत ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि डायपोल जो है आपका, हम क्या करते हैं, एक पीएन संधि डायपोल लेते हैं। इसका जो पी सिरा होता है, ये आपका पीएन संधि डायपोल का पी सिरा होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। ये पीएन संधि डायपोल का पी सिरा होता है, ये आपका एन सिरा होता है। तो जो पहला पीएन संधि होता है, पीएन संधि डायपोल, इसको हम D1 नाम से कहते हैं। ये D1 डायपोल मतलब पहला डायपोल है। और इसमें क्या करते हैं, पीएन संधि डायपोल के पी सिरे को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपकी द्वितीयक कुंडली है इसके ए सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके एन सिरे को हम क्या करते हैं, ऐसे ले आते हैं। और यहाँ पर जो आपका द्वितीयक कुंडली का दूसरा सिरा S2 है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पीएन संधि डायपोल D2 होता है, यानी दूसरा वाला जो पीएन संधि डायपोल होता है, इसको हम कहते हैं D2। क्या कहते हैं, D2, और ये इसका एन सिरा है। ठीक, इसका नाम दे दिए हमने D2, ये दूसरा डायपोल इसलिए D2 बोला। इसके पी सिरे को हम क्या करते हैं, द्वितीयक कुंडली के बी सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और एन सिरे को हम क्या करते हैं, दोनों डायपोलों के एन सिरे को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर हुई बात संरचना में। उसके बाद क्या करते हैं कि इस तार को यहाँ पर एक बिंदु टी मान लेते हैं, जो कि इस सेकेंडरी कॉइल का मध्य बिंदु है। ठीक, केंद्रीय बिंदु है। इससे क्या करते हैं, हम इस तार से कनेक्ट करते हैं और बीच में क्या करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पर हमें निर्गत दृष्ट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है RL। ठीक है, और ये आपका C बिंदु हो गया और ये D, अर्थात हमें जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वो लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के मध्य C और D के बीच प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा निर्गत वोल्टेज। तो ये आपकी हो गई भैया संरचना। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो देखिए बहुत आसान है। संरचना में आपको क्या लिखना है, आप कहोगे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगा देते हैं, और द्वितीयक कुंडली के ए सिरे को D1 पीएन संधि डायपोल के पी सिरे से, और पीएन संधि डायपोल के दूसरे सिरे को यानी एन सिरे को हम क्या करते हैं, दूसरे संधि डायपोल के एन सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरे संधि डायपोल का जो पी सिरा होता है उसको द्वितीयक कुंडली के बी सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी द्वितीयक कुंडली का केंद्रीय बिंदु होता है टी, इससे क्या कर देते हैं,
एक जो है लोड रेजिस्टेंस RL को हम कनेक्ट कर देते हैं और हमें क्या होता है, निर्गत दिष्ट वोल्टेज जो होता है C और D अर्थात लोड रेजिस्टेंस के सिरों के बीच प्राप्त होता है। ये आपको संरचना में लिखना है। आपको नोट्स में दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ कि संरचना में क्या लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने बोला है वही आप सभी लोगों के समक्ष लिखा हुआ है। अब संरचना के बाद हम क्या बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यानी आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ से दे रहे हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ सभी विद्यार्थियों को पता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ है, यानी इनपुट है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को पता है, प्लस माइनस। अब जो हमें निर्गत मिलेगा C और D यानी लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच, उसका ग्राफ यहाँ पर हम आप सभी लोगों के समक्ष शो करेंगे, ठीक है। और तभी पता चल पाएगा कि ये हमारा जो PN संधि डायोड है किस तरीके से पूरे तरंगदैर्ध्य के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर आप संरचना तो लिख ही लोगे, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दे दिया आप सभी को। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है कार्यविधि। कौन सी हेडिंग डालना है, कार्यविधि। अब कार्यविधि ये कैसे कार्य करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि भैया जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है। ये वोल्टेज को परिवर्तित करने का कार्य करता है, अर्थात AC से AC में ही कन्वर्ट करता है, DC में कन्वर्ट नहीं करता है। DC में कौन कन्वर्ट करता है, ये डायोड कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें निर्गत वोल्टेज मिलता है वो निर्गत दिष्ट वोल्टेज होता है, जबकि यहाँ से जो निवेशी वोल्टेज मिलता है ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होता है और प्राप्त होने वाला निर्गत दिष्ट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, कार्यविधि में लिखेंगे। कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है इसके पहले आधे चक्र के दौरान, यानी पहले प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, ये प्रथम अर्ध चक्र होगा। और आपको अर्ध तरंगदैर्ध्य में बताया गया है कि प्रथम अर्ध चक्र के दौरान जो हमारा द्वितीय कुंडली का A सिरा होता है, ये क्या होता है, इस बिंदु T के सापेक्ष या इस बिंदु B के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का ये पहला अर्ध चक्र है, ये दूसरा अर्ध चक्र है, ये तीसरा अर्ध चक्र है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आप लिखोगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान जो आपका द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली का A सिरा बिंदु T के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक। और अगर A सिरा धनात्मक होगा तो B सिरा क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब A सिरा धनात्मक है तो धनात्मक सिरा जुड़ा है PN संधि डायोड के P सिरे से, इसको P सिरा बोलते हैं, इसको N सिरा। तो जब PN संधि डायोड का P सिरा धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है और N सिरा ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है तो कहा जाता है कि जो PN संधि डायोड है वो अग्र अभिनत है। और जब PN संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र की बात की, तो जो हमारा द्वितीय कुंडली का A सिरा है ये B के सापेक्ष क्या है, धनात्मक। और इस स्थिति में जो B है वो A के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो PN संधि डायोड D1 है ये अग्र अभिनत में हो जाएगा, क्योंकि इसका P सिरा धन सिरे से कनेक्ट हो जाएगा। और चूंकि ये सिरा आपका ऋण है तो यहाँ पर जो ऋण है वो इस संधि डायोड D2 के P सिरे से कनेक्ट है, अर्थात जो D1 संधि डायोड होगा ये अग्र अभिनत में होगा, क्योंकि इसका P धन से कनेक्ट है और इसका P जो है वो ऋण से कनेक्ट है। इस वजह से जो D2 होगा वो क्या होगा, आपका पश्च अभिनत में होगा। और आप सभी को पता है कि PN संधि डायोड जब भैया पश्च अभिनत में होता है तो धारा नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन PN संधि डायोड जब अग्र अभिनत में होता है तो धारा प्रवाहित होती है। अर्थात पहली स्थिति में पहले अर्धचक्र के दौरान जो डायोड D1 होगा वो अग्र अभिनत में होगा और डायोड D2 जो होगा वो पश्च अभिनत में होगा। अर्थात PN संधि डायोड D1 से धारा प्रवाहित होगी, ये धारा ऐसे जो है बहेगी, ठीक है, ऐसे धारा जाएगी और C से D की ओर प्रवाहित होगी। और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमें जो होगा D1 PN संधि डायोड D1 की कारण जो है लोड रेजिस्टेंस में निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध का मान हो जाएगा और C और D सिरों के बीच धारा प्रवाहित होगी। धारा और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई ही तो आपका वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से संधि डायोड D1 के कारण जो है लोड रेजिस्टेंस R के C और D सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। अब ये प्रथम अर्धचक्र की बात हो गई, लेकिन जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होता है वो तो दोनों मतलब जो है ऊपर और नीचे इस तरीके से जो है इसका ग्राफ होता है ना। तो जो आपका द्वितीय अर्धचक्र है ये वाला, अब द्वितीय अर्धचक्र के दौरान क्या होगा, द्वितीय अर्धचक्र के दौरान जो ये हमारा द्वितीय कुंडली का B सिरा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, द्वितीय कुंडली का जो B सिरा है वह T के सापेक्ष क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। और जो A सिरा हो जाएगा वो T के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अभी तक A क्या था आपका, धनात्मक, B ऋणात्मक था। अब आपका
ए ऋणात्मक होगा और बी धनात्मक होगा। जब आपका द्वितीयक कुंडली का बी सिरा धनात्मक होगा तो आप देख सकते हो ये धनात्मक सिरा इस पीएन संधि डायबोर्ड के D2 के पी सिरे से कनेक्ट है, अर्थात इस स्थिति में जो डायबोर्ड D2 होगा ये अग्र अभिनत कहलाएगा और जो डायबोर्ड D1 होगा ये पश्च अभिनत कहलाएगा, क्योंकि इसका पी सिरा अब ऋण से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में डायबोर्ड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होगी, अब जो है डायबोर्ड D2 में धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी और ऐसे जाएगी और पुनः जो है इस लोड रेजिस्टेंस के सिरों C और D के बीच हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा। लेकिन अब जो ये निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो डायबोर्ड D2 के कारण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब पुनः जब अब देखिएगा तो यहाँ पर पहले अर्ध चक्र के दौरान आपको वोल्टेज मिला था तो आप आउटपुट में ग्राफ को दर्शाओगे क्योंकि आपको आउटपुट मिल रहा है। फिर द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान भी आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये आउटपुट आपको D2 डायोड की वजह से मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, तो आप ग्राफ को फिर ऐसे आप बना दोगे। ठीक है, और तृतीय अर्धचक्र के दौरान जब पुनः इस अर्धचक्र के दौरान निकालोगे तो ये जो आपका द्वितीय कुंडली का ए सिरा यह फिर से धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये डायोड पश्च अभिनव हो जाएगा, ये अग्र अभिनव हो जाएगा, तो पुनः धारा फिर प्रवाहित होने लगेगी और निर्गत वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के सी व डी सिरों के बीच प्राप्त होगा, अर्थात हमको ग्राफ फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम पुनः जो है अगले अर्धचक्र की बात करेंगे अगले चक्र के लिए, तो ये वाला डायोड अग्र अभिनव में हो जाएगा और पुनः जो है हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिल रहा है तरंग के रूप में, ये एक पूर्ण तरंग मिल रही है। इस प्रकार कहा जाता है कि जो हमारा पीएन संधि डायोड है इस तरीके से हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। जबकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या था, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यहाँ पर डायोड नहीं था, तो जब ये अग्र अभिनत में होता था भाई तब तो इसमें धारा प्रवाहित होती थी, निर्गत वोल्टेज मिलता था। लेकिन जब क्या करते थे हम अगले अर्धचक्र की बात करते थे तो ये आपका माइनस सिरा हो जाता था, तो इसमें धारा नहीं बहती थी, इसलिए ग्राफ ऊपर नहीं उठता था, अर्थात वहाँ पर जो तरंग प्राप्त हुई थी वो अर्ध तरंग थी। इसलिए हमने कहा था कि जो पीएन संधि डायोड है वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, इसके लिए हम दो डायोडों को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं द्वितीय कुंडली के और बी सिरों के बीच या सिरों के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये पीएन संधि डायोड होता है ये एक पूर्ण तरंग को निरूपित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पीएन संधि डायोड होता है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इस तरीके से कार्य करता है। ये यहाँ पर आपको आउटपुट मिला, ये आउटपुट का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ प्लस बना लीजिएगा, है माइनस। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आएगी। अब कार्यविधि लिखना कैसे, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देखिए, बगल मैंने नोट्स में कार्यविधि को भी लिख दिया है। जो मैंने बोला है वही मैंने यहाँ पर आपको कार्यविधि में नोट्स में लिखा है सबसे आसान भाषा में, तो इसे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।